Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue a chapter of class 9, chapter number 11 work and energy. जी बेटा, तो अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो बेटा पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज़ द एनर्जी possessed by an object because of the virtue of its position and configuration। मतलब ऐसी एनर्जी जो क्या है उसकी पोजीशन के रिगार्डिंग होगी, है ना, कि पोजीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट की, उसके रिगार्डिंग जो एनर्जी में चेंज आएगा, दैट एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल करते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। हम क्या ले लेते हैं, एक स्प्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या किया, दोनों साइड से स्ट्रेच किया। जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया। ठीक है, जब हम रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, देखो जब हमने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को तो इससे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है, क्यों स्टोर होती है? बिकॉज इसकी कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी पोजीशन में क्या आ गया बच्चों, चेंज आ गया। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, अगर हम क्या है कमान को खींचते हैं, है ना, कमान को खींचते हैं तो तीर आगे चला जाएगा। इससे भी तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई ना। ठीक है बेटा, इसको हमने अपने से दूर किया, है ना, तो ये इसमें भी कौन सी एनर्जी लगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब हमने किसी हाइट से पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इट्स एनर्जी। देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, हमने क्या किया, इस पे फोर्स लगाई, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब उसने एक हाइट कवर की ना, एक ऊंचाई पे गया ना, तो यहाँ पे जो भी उसकी एनर्जी लगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? बिकॉज देखो ग्रेविटी क्या कर रही है, किसी चीज़ को नीचे खींच रही है। हमने जो एनर्जी लगाई, जो पोटेंशियल एनर्जी लगाई, वो किसी चीज़ को ऊपर लेके जा रही है। तो जो हम एनर्जी लगा रहे हैं वो अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। पढ़ लेते हैं, एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स एनर्जी व्हेन इट इज़ रेज्ड एट सर्टेन हाइट। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लेता है जब वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है। दिस इज़ बिकॉज इज डूइंग सो इज वर्क इज़ डन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वर्क क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, इसीलिए इस वर्क को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पे भी यही चीज़ दिखाई गई है। चाहे मान लो ऊपर से कोई चीज़ नीचे आ रही है, ये तो क्या होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं, पहले हमने क्या ले लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका मास कितना है, m। ठीक है, हमने उसको रेज किया एक हाइट तक, कितनी हाइट, h, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी दैट इज़ h। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू रेज द ऑब्जेक्ट वी नीड टू एक्सर्ट अ फोर्स। अगर हमने इसको ऊपर भेजना है तो हमें कोई फोर्स भी तो लगानी पड़ेगी ना, वो फोर्स हम लगाएंगे F, है ना। F किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी, g के, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, mg। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स क्या ली हुई है, mg। सिंस फोर्स mg इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट टू रेज थ्रू हाइट h, तो वर्क होगा उस पर, वर्क कितना होगा, w इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स अब हमने कितनी ले ली, mg। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, हाइट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी हाइट के टुवार्ड्स हो रही है, तो इसीलिए हम s की वैल्यू क्या लेंगे, h। तो हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया, mgh के। ठीक है, एंड ऑब्वियसली जितना वर्क होगा उतनी ही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ गई, mgh की। ठीक है, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। ठीक है बच्चों,
ये वही चीज़ बेटा करके दिखाई गई है। तो पोटेंशियल, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी, EP इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, किसकी वैल्यू आ गई, mgh की। ठीक है, ये वही मैथमेटिकल रिलेशन है जो मैंने अभी आपको करवाया। अब इसके बाद देखो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, उसी के बारे में थोड़ा सा आगे है। अब पढ़ो इसमें क्या बताया गया है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट नोट दैट वाइल डिफाइनिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू केयरफुली चूज द ग्राउंड लेवल और ज़ीरो लेवल। मतलब हमें ग्राउंड लेवल या फिर ज़ीरो लेवल को केयरफुली चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड लेवल क्या है वो ध्यान में रखना है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। इसको ध्यान में रखना होता है कि ग्राउंड लेवल एंड ज़ीरो लेवल को कैसे देखना होता है। द सेम ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पोजीशन कैन हैव डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जीज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ज़ीरो लेवल्स। मतलब अगर हम उनका ज़ीरो लेवल चेंज कर देंगे, ठीक है, उसका अगर हम ज़ीरो लेवल या फिर ग्राउंड लेवल चेंज कर देंगे, मान लो एक के लिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, एक के लिए ये ग्राउंड लेवल है, अगर हम ऐसे इनका चेंज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, it is important to note that the potential energy depends only on the initial and final position, not on the path followed by it। कि जो potential energy होती है ना वो सिर्फ initial and final position पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक गए या फिर हम घूम ऐसे घूम फिर के यहाँ तक आया वो ऑब्जेक्ट, तो दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व मतलब चेंज नहीं होती, चेंज तो हो जाती है लेकिन हम ये बोल सकते कि कहीं भी फालतू बेकार नहीं जाएगी एनर्जी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, energy can only be converted from one form to another, it can neither be created nor destroyed। ठीक है, एनर्जी को ना ही तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटरचेंज ज़रूर कर सकते हैं, कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। तो टोटल एनर्जी में क्या होगा, कोई फ़र्क ही नहीं आएगा। ठीक है, दिस लॉ इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड ऑल काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये लॉ हर काइंड में, हर सिचुएशन में वैलिड होता है। नेक्स्ट देखो, लेट अस कंसीडर, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ मास m इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट h। यहाँ से हाइट h से उसको हमने नीचे फेंकना है ग्राउंड पे। ठीक है, एट हाइट h द ऑब्जेक्ट ए विल पोजेस अ पोटेंशियल एनर्जी mgh। हाइट h पे उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी इक्वल्स टू mgh, अभी हम पढ़ के आए हैं, है ना। एट दिस पॉइंट इट्स कैनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो। यहाँ पे इसकी कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। यहाँ पे इसकी कैनेटिक एनर्जी नहीं है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, कैनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब अगर हम बात करें एट दिस पॉइंट कैन, ठीक है, अब देखो एट दिस पॉइंट इट्स कैनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो एज द ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी वाज ज़ीरो। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है ना, यहाँ पे वो घूम तो नहीं ना रहा, एक जगह पे टिक के खड़ा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इसीलिए ज़ीरो है बिकॉज इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो है। एंड आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv²। तो v की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कितनी आएगी, ज़ीरो आएगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है। ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी mgh।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड्स अंडर फ्री फॉल इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। जब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आना शुरू होगा, तब क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी ना उसमें, अगर वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हाइट ड्रॉप होने लगी, हाइट की वैल्यू कम होने लगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगी। तो जब वो ग्राउंड पे पहुंच गया, ठीक है, ग्राउंड पे पहुंच गया, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो गई, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई, 0, बिकॉज यहाँ पे h की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास mgh है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर h की वैल्यू 0 है तो इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यही बात हुई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, मतलब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन कुछ भी इसमें क्रिएट नहीं हुआ एंड कुछ भी इसमें डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखो, एज दी ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउनवर्ड ऑल दी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल स्लोली कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। वही चीज़ है, फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, जब उसकी h 0 हो जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो जाएगी या फिर इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, बट वी शुड नोट दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh। इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो ये क्या रहेगा, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है बच्चों, द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देन है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पावर। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पावर। तो देखते हैं पावर क्या है। A machine can do some task much faster than a human being। ठीक है, हमें पता है जो मशीन होती है ना, मशीन क्या है, वो फास्टर काम कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दी ह्यूमन बीइंग, है ना। जैसे मान लो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कंप्यूटर से जितनी मर्ज़ी फास्ट करवा, मतलब जितनी मर्ज़ी बड़ी कैलकुलेशन करवा लो वो अच्छे से कर लेगा, कैलकुलेटर से करवा लो वो अच्छे से कर लेगा, लेकिन हमें टाइम लगेगा, हमें सोचना पड़ता है, हमें करना पड़ता है ना, तब जाके होता है। लेकिन कैलकुलेटर को सब पता है, कैलकुलेटर अपने आप कैलकुलेशन कर देता है ना, बहुत जल्दी कर देता है। तो हर एक मशीन काम बहुत जल्दी करती है एज़ कम्पेयर टू दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो मशीन्स एंड ह्यूमंस में डिफरेंट है, जिससे क्या है, मशीन ज़्यादा काम करती हैं। हाउ डू वी मेज़र द रेट, मतलब ये फास्टनेस की जो रेट है उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं ऑफ डूइंग वर्क ऑफ डिफरेंट मशीन्स और ह्यूमंस। ठीक है, इस वर्क को, इस मेज़रमेंट को हम क्या नेम देंगे, पावर। ठीक है, पावर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज़ किया जाता है क्या चीज़ मेज़र करने के लिए, स्पीड ऑफ वर्क डन। ठीक है, स्पीड ऑफ वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए जिस क्वांटिटी का यूज़ किया जाता है दैट इज़ पावर। ठीक है बच्चों, अब देखो पावर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। वर्क को करने के लिए या फिर एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए कितनी स्पीड है उसकी या कितनी रेट है उसकी, उसको हम क्या बोलेंगे, पावर। क्या बोलेंगे, पावर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर दैट अ पर्सन टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट वर्क W। ठीक है, एक पर्सन है, उसको टी टाइम लगता है W वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी पावर क्या हुई, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम।
ठीक है, ये क्या हुई पावर। तो पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम, कि उसने पावर क्या चीज़ है, क्या देखो बेटा मेजरमेंट है ना कि वर्क डन कितने टाइम में हुआ, कितना फास्ट हुआ, कितना स्लो हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वर्क डन कितने टाइम में हो रहा है, दैट इज़ पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। कैपिटल W से डिनोट करते हैं वाट को, लिखते हैं WATT। ठीक है, वाट होती है पावर की यूनिट। इसके बाद है बेटा एवरेज पावर। पावर तो कर लिया, एवरेज पावर क्या होगा। एवरेज पावर, पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखो क्या होता है। एवरेज पावर किसके इक्वल होती है, पावर एवरेज किसके इक्वल होती है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कि सारा वर्क कितने टाइम में हुआ। मान लो हम कोई भी वर्क है वो पार्ट्स में कर रहे हैं, है ना, कुछ फैक्टर्स में हमने अपने काम को डिवाइड करके रखा है ना, कुछ सेक्टर्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। तो मान लो 3 सेक्टर्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें हमने अपने पूरे वर्क को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट पार्ट को करने में कितना टाइम लगा, फर्स्ट पार्ट के पूरे वर्क को करने में कितना टाइम लगा, सेकंड पार्ट के वर्क को करने में कितना टाइम लगा। इसको W1 ले लो, इसको W2 ले लो, T1 T2। W3 करने के लिए कितना टाइम लगा। अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दैट इज एवरेज पावर। ठीक है बेटा, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज एवरेज पावर। देन कमर्शियल यूजेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के यूजेस क्या होते हैं, पहले देखो, द एनर्जी यूज्ड बाय डिफरेंट मशीन्स in agents in commercial sector is very huge in quantity and thus it is quite inconvenient to use the unit of joule to measure the huge amount of energy। जो एनर्जी है ना बेटा काफ़ी मशीन्स में यूज़ की जाती है ना, कमर्शियल सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी मशीन्स में एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है जाउल है ना, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है। जाउल तो बहुत छोटी टर्म है एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी की बिगर यूनिट कौन सी है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यूज़ किया जाता है जब एनर्जी को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 1000 जाउल पर सेकेंड के। ठीक है बच्चों, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये। अब देखो इन हाउस होल्ड, अगर हम हाउस होल्ड में देखें, घर के कामों में देखें, ठीक है, घर के कामों में देखें या फिर इंडस्ट्रीज़ में देखें, कमर्शियल सेक्टर्स में देखें, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम होती है किलोवाट आवर में। जनरली वी आर चेंज फॉर मंथली इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम मंथली इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन देखें, उनकी यूनिट भी क्या होती हैं, किलोवाट आवर ही होती हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर ही होती हैं उनकी यूनिट्स भी। ठीक है रजे, तो ये हमारा चैप्टर था एनर्जी जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।